हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिटर्मिनेशन के बारे में, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा। देखिए, इसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को बताने के लिए, यानी इसके न्यूमेरिकल वैल्यू या हम लोग बोल सकते हैं ठीक है, इसके वैल्यू को बताने के लिए कई सारे साइंटिस्ट आए, जिसमें से क्या है पॉलिंग, मिल्कन और एक और हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। यानी इसके तीन हम लोग क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट को देखेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस तरीके से क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है। ये तो हमें पता चल गया था पहले वाले वीडियो में इसके कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इसका ट्रेंड्स क्या होता है, ये कैसे वेरी करता है ग्रुप एंड पीरियड में। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स की, या किस तरीके से इसको निकालेंगे एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से इसके पॉस्टुलेट हैं, क्या क्या इसके चीज़ें हैं। तो आइए पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिटर्मिनेशन को। तो देखिए, पहला हमारा डिटर्मिनेशन आता है यहाँ पे पॉलिंग अप्रोच, या इसे बोलते हैं पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इन्होंने क्या किया था, एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के स्केल को दिया था और इनमें इन्होंने निकाला क्या था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के बारे में बताया था। यानी एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी एलिमेंट की इन्होंने नहीं बताई थी, वो डिफरेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये कैसे हम पता चलेगा, तो आइए पहले हम लोग इस चीज़ को आज समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है, on the basis of electronegativity, Pauling explained the fact that the covalent bond between two different atom AB, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वही जनरेट होता है, वहाँ ही देखने को मिलता है जहाँ क्या हो, डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले एटम क्या हो, बॉन्डेड हो। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि जैसे हमारे पास अगर कोई मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप्स के एटम क्या है, कोवेलेंट बॉन्डेड है। ठीक, तो उनके बीच के जो उनका बॉन्ड एनर्जी होता है, वो जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो क्या होगा, अगर वो मॉलिक्यूल्स के जो अलग अलग एटम्स हैं वो क्या होंगे, अगर आइसोलेटेड फॉर्म में या क्या होंगे, होमो एटॉमिक फॉर्म में होंगे, तो उनके बॉन्ड एनर्जी के कंपेयर में जो वो दोनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे वो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसको देखिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए, पहले ये बताना क्या चाह रहे थे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई HCl का मॉलिक्यूल है। ठीक, अब इस HCl मॉलिक्यूल के बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करेंगे तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बॉन्ड एनर्जी, या क्लोरीन, क्लोरीन के बॉन्ड एनर्जी की बात करूँ। ठीक, तो ये क्या था, इंडिविजुअल एटम आपस में बॉन्ड बनाए हुए, यानी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये, और ये भी क्या है, होमो एटॉमिक क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अब एक का H एक का Cl क्या हुआ, दोनों आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो बॉन्ड एनर्जी होगा, उस बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा हमेशा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड एनर्जी होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग, ठीक है, पॉलिंग ने ये चीज क्या किया था, डिटरमाइन किया था, और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, फॉर्मूला भी दिया है। तो देखिए यहाँ पे गिवन है आप लोगों का, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, ठीक है, जब सेम एटम होंगे मॉलिक्यूल में, या बी, ये क्या होता है, इनका बॉन्ड एनर्जी हमेशा कम होता है ए बी के बॉन्ड एनर्जी के। यानी ए बी का जो बॉन्ड एनर्जी होगा, या बोल सकते हैं जो बॉन्ड होगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा हमेशा किसके कंपेयर में, ए और बी के कंपेयर में। तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थमेटिकल मीन्स यहाँ पे निकाला जाए अगर, तो इसके क्या होगा, इक्वल आएगा। ठीक, अगर ए और बी के बीच का अर्थमेटिकल मीन्स का मतलब क्या होता है, दोनों के बॉन्ड एनर्जी को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो ए बी के बॉन्ड एनर्जी को क्या करेगा, दिखा देगा। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा वो क्या था, ज्योमेट्रिकल मीन्स की बात किए थे यहाँ पे। तो देखिए होता क्या है, तो पॉलिंग ने बोला कि जो बॉन्ड एनर्जी होगा ए और बी के बीच का, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन्स के बराबर होता है। किसके बॉन्ड एनर्जी के, ए और बी के बॉन्ड एनर्जी के ज्योमेट्रिकल मीन्स के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। अब ज्योमेट्रिकल मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है, एक है ए और एक ले लेता हूं मैं बी। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, एक नंबर क्या है, ए है और एक बी है, तो इसकी अगर ज्योमेट्रिकल मीन्स की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकल मीन इसका क्या होगा, हम लोग करेंगे क्या, तो √a/b कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा इसका ज्योमेट्रिकल मीन। तो पॉलिंग ने बोला कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, वो हमेशा क्या होगा, उसका जो ज्योमेट्रिकल मीन अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल के बॉन्ड एनर्जी के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे मान लीजिए बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, ए के बीच की बॉन्ड एनर्जी क्या है, ये है, और बी के बीच की बॉन्ड एनर्जी क्या है,
ई बी बी और ए बी के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी जो ज़्यादा होता है इन दोनों कंपेयर में, वो क्या है, ई ए बी। तो ई ए बी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इसके ज्योमेट्रिकल मीन्स के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ई ए बी इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से। तो ई ए बी ठीक इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई ए और ए इंटू, ठीक है, ई बी और बी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये चीज़ क्या थी, पाउलिंग ने बताया था। ठीक, ज्योमेट्रिकल मीन्स के क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लेते हैं इसकी बॉन्ड एनर्जी, मान लेते हैं हम लोग ए और ए की बॉन्ड एनर्जी क्या है, 20 जूल। ठीक है, यानी ए और बी को ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो चाहिए, यानी किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी खर्च होती है उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। तो इसके बीच की बॉन्ड एनर्जी मान लेते हैं 20 जूल है, और बी की बॉन्ड एनर्जी मान लेते हैं, ठीक है, 30 जूल है। तो अगर इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इसका क्या करूं, रूट निकाल दूं, ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये 600 और 600 का रूट निकाल देंगे तो किसका बॉन्ड एनर्जी निकल के आएगा, ए और बी का बॉन्ड एनर्जी निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एक फार्मूला हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ई ए बॉन्ड एनर्जी दिखा रहा है ए बी के, ठीक है, ए बी, और ए दिखा रहा है ई ए, ठीक है, ए की बॉन्ड एनर्जी, और बी दिखा रहा है बी और बी के बीच के बॉन्ड एनर्जी को। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, पहला इनका फॉर्मूला। फिर देखिए बात आई कि अगर मैं, ये तो कैलकुलेटेड था, ठीक है, तो कैलकुलेटेड में इन्होंने फॉर्मूला दिया अपने अकॉर्डिंग। तो फिर जब बात आई कि एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, तो अगर बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी की, तो एक्सपेरिमेंटल जब बॉन्ड एनर्जी निकाला गया एक्सपेरिमेंट करके मॉलिक्यूल्स के, तो वो देखा गया कि वो हमेशा क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है जो अभी कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल निकाले थे। तो कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू पाउलिंग, तो उन्होंने बोला कि जो बॉन्ड एनर्जी है ए का या ए बी का, ठीक, एक्सपेरिमेंटल वाला, वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है फार्मूले से। ठीक है, यानी ये थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड बोल सकते हैं। ठीक है, जो कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, जो फार्मूले से बना रहे हैं, वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये पाउलिंग ने, ठीक, अपने, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी या कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी से हमेशा क्या है, वो ज़्यादा कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो ये कितना इसमें डिफरेंस है, यानी कितना ज़्यादा है, तो उसे क्या बोलेंगे, जो भी इसका डिफरेंस आएगा, ठीक है, ये कितना ज़्यादा है इससे, तो अगर मैं, ये ज़्यादा है ये कम है, तो डिफरेंस का कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो उस डिफरेंस को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल डेल्टा से, और जो डेल्टा होता है उसे क्या बोलते हैं, आयनिक कोवेलेंट रेजोनेंस एनर्जी, या केवल रेजोनेंस एनर्जी भी उसे बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है द बॉन्ड एनर्जी या एक्सेस बॉन्ड एनर्जी आप बोल सकते हैं, जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच का, एक्सेस बॉन्ड एनर्जी इज नोन एज आयनिक कोवेलेंट रेजोनेंस एनर्जी। ठीक, या इसे एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहीं से कहानी, इनकी कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताने के लिए। ठीक है, तो अब जब डेल्टा निकल जाएगा तो वहां से देखिए बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। तो यहाँ देखिए दिया गया है द डिफरेंस ऑफ द बॉन्ड एनर्जी इज डिनोटेड बाय डेल्टा, ठीक है, जिसे रेजोनेंस एनर्जी या हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस या आयनिक कोवेलेंट, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ तो आ गया। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला भी इन्होंने दिया है कि जो डेल्टा होगा वो क्या है, ए बी एक्सपेरिमेंटल माइनस, ठीक है, ए बी कैलकुलेटेड। और कैलकुलेटेड के लिए फॉर्मूला अभी निकाल चुके हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या ये ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कि डेल्टा इक्वल टू ई ए बी एक्सपेरिमेंटल माइनस, ठीक, और फिर क्या लिखेंगे, ई ए बी थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड, जो भी निकाले थे वहाँ पे अभी पहले इसके। तो इसका तो फॉर्मूला हमें पता है, तो ये चीज़ तो यही रहेगा एज इट इज़, इसमें कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं करना है। तो ये तो एज इट इज़ है ई ए बी, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वाला। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला अभी निकाल चुके हैं, क्या होता है, ये ज्योमेट्रिकल मीन्स के बराबर होता है किसके, ए इंटू ई बी और बी के। तो ये चीज़ निकल के आ गया हमारा रेजोनेंस, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही क्या है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसे रेजोनेंस एनर्जी या एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, डिनोटेट करते हैं इसको किससे, डेल्टा से। अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है, ये क्या चीज़ दिखाना चाह रहा है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा डेल्टा निकल के आ गया, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए दिया गया है द रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है,
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, इट विच टर्न टू डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम ए एंड बी। अब देखिए है क्या, अब डेल्टा की वैल्यू हमेशा डिपेंड किस पे करती है, बॉन्ड के पोलैरिटी पे, और बॉन्ड तभी ज्यादा पोलर होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ज्यादा होने से बॉन्ड क्या होता है, पोलर बनता है, और बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू जो भी होगी वो भी क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो बढ़ेगी और घटेगी, ठीक है। तो हमको ये चीज ध्यान देके चलना है, यानी कहीं ना कहीं हमारा जो डेल्टा है या रेजोनेंस एनर्जी है या एक्सेस एनर्जी डिफरेंस है वो डिपेंड किस पे करता है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर, ठीक। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ठीक, जैसे हमारे पास मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये रहा हमारे पास HI हाइड्रोजन आयोडाइड का मॉलिक्यूल, या मैं ले लूँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड का केस, या मैं ले लूँ हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कि फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, सबसे अधिक पोलर होगा। अगर यहाँ पे मैं पोलरिटी का ऑर्डर लिखूँ, ठीक है, तो पोलरिटी में सबसे अधिक पोलर बॉन्ड ये है, उससे कम पोलर ये, सबसे कम पोलर ये, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा और पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना अधिक होगा उतना बॉन्ड क्या होगा, पोलर हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड मोर पोलर है, ठीक है, इसके कंपेयर में। तो कहने का मतलब डेल्टा कहीं ना कहीं क्या डिपेंड कर रहा है, पोलरिटी पे या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे ये डिपेंड करता है। तो अगर मैं मान लूँ कि एक एटम, ठीक है, हम लोग फॉर्मूला कंसिडर क्या किए थे, ए बी, ठीक है, किसी एक एटम को एक, किसी को क्या मान रहे थे, बी। तो अगर मान ले कि एक एटम ए है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जाई ए, ठीक है, जिसको हम लोग जीटा भी बोलते हैं। तो एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक्स से मान लेते हैं, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और एक मान लेते हैं दूसरा आइटम जो हमारा बी माने थे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, वो बी का है। तो इसके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली वो अंडर रूट रेजोनेंस एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, यानी रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा, यानी डेल्टा की वैल्यू इसके लिए ज्यादा होगा, इसके लिए कम होगा, इसके लिए कम होगा, इसके लिए सबसे कम होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है, डेल्टा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बीच का। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसके बीच का अगर डिफरेंस अगर निकालेंगे तो लिखेंगे जाई ए माइनस जाई बी, ठीक। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, डेल्टा पे, फार्मूला होता है 0.182 अंडर रूट डेल्टा, ठीक। अंडर रूट डेल्टा क्या होता है, बराबर होता है रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, ये इक्वल होगा, ठीक। तो पाउलिंग ने क्या किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बता दिया, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी को देखते हुए। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला निकल के आ गया। अब देखिए इस फार्मूले को कई तरीके से हमें यहाँ पे देखना है। देखिए ये जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वाली अभी बदल गई, ठीक है, वहाँ पे क्या था, दूसरी वैल्यू थी, यहाँ पे दूसरी वैल्यू आ गई 0.208। कहने का मतलब ये अलग अलग यूनिट की वजह से हो रहा है, तो हमें यूनिट को भी ध्यान देके यहाँ पे चलना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो पहले वाला जो फॉर्मूला था, इसके पहले वाला वहाँ पे देखिए लगा हुआ था वैल्यू, ठीक। यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या लगा हुआ है, 0.182। तो ये जो वैल्यू 0.182 वाली है वो किसमें लिया गया है, किलो कैलोरी पर मोल में। अगर मैं किलो कैलोरी पर मोल में लूं, ठीक है, डेल्टा को, तो वैल्यू क्या आएगी, यानी एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.182 अंडर रूट डेल्टा। ये हम लोग कब लिखेंगे, जब यूनिट क्या होगा, किलो कैलोरी पर मोल। तो किलो कैलोरी पर मोल में हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया डेल्टा की, ठीक। यानी ठीक है, जो रेजोनेंस एनर्जी होगा वो किलो कैलोरी पर मोल में क्या होगा, इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो कैलोरी पर मोल में आएगा, ठीक है। अगर मैं यूनिट को चेंज कर दूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लूं, ठीक है, अगर डेल्टा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को या डेल्टा को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिया जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा। तो ये हमें कैलकुलेट नहीं करना है कि कहाँ से आ गया, डायरेक्ट क्या करना है, इस फार्मूले को लेकर
चलना है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू को लिखा गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल या पर एटम। ठीक, तो ये हमें ध्यान देके चलना है, ठीक है। तो दो हमारे पास क्या गया, फार्मूला निकल के आया, ठीक है, पॉलिंग के लिए। तो पॉलिंग ने क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बताया था, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी जितना अधिक होगी उतना अधिक क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एटम के बीच में होगा, या बोल सकते हैं जितना अधिक क्या होगा, बॉन्ड पोलर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, और लैम्डा डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा आएगी। तो देखिए यहाँ से हमें पास इनके फार्मूले को देखते हुए, ठीक है, बहुत सारे एटम्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या किया गया, कैलकुलेट करके निकाला गया। तो वो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन। तो अगर मैं बात करूं फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो पॉलिंग स्केल जो था उन्होंने कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एलिमेंट के केसेस में। तो अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यहाँ देखिए। तो पहले मैंने लिख दिया फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये सारे क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारे पास, ठीक। तो इसको हम लोग किस तरीके से देखिए यहाँ पे देखेंगे। तो पहले मैं नीचे थोड़ा लिख देता हूँ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसको कैसे याद करेंगे, फोन, FON। फिर उसके बाद क्या है, ये पॉलिंग स्केल है, ठीक है, Cl और Br, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ऐसे याद, ठीक है, फोन, कैलिबर। फिर उसके बाद याद करेंगे सीधे हम लोग ISC, आयोडीन, सल्फर और कार्बन। उसके बाद फास्फोरस और हाइड्रोजन, PH। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको लर्न करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक की मदद से। इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव देखिए एलिमेंट की पता होने चाहिए, जो कि क्या होता है, यूजफुल है हमारे पास, आगे भी काम देने वाला है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ठीक है, फोन, इतनी चीज को क्या बोल दिया मैंने, इन तीनों का नाम दे दिया, फोन, ठीक, कैलिबर, ठीक, ISC तो है ही, और PH, क्योंकि हमको PH वैल्यू तो पता होती है, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेंगे, फोन, कैलिबर, ISC, PH। तो अगर मैं पॉलिंग स्केल में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लिखूं, तो देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, 4.0 के आसपास। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, ठीक। और नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3 के अप्रॉक्स है, 3.0 इसका भी होगा, 3.0 इसका, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। उसके बाद बात करेंगे ब्रोमीन की, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.8, ठीक। ISC देखिए इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लगभग सेम है। सेम का मतलब इसका भी 2.5, इसका भी 2.5, इसका भी 2.5, और इन दोनों का कितना है, 2.1 एंड 2.1। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लर्न कर लेंगे, ठीक है। फोन, कैलिबर, ISC, PH। और इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, फ्लोरीन का हो गया 4, फिर इसका 3.5, इन दोनों का क्या है, 3 है। फिर इसका देखिए डिफरेंस है 2.8, फिर इन तीनों को एक साथ लिखा गया है 2.5, इन दोनों का कितना है 2.1। तो ये कुछ एलिमेंट है जो पॉलिंग स्केल ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताया था इन सबके। तो इतना इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना है। फिर देखिए सेकेंड हमारे पास है, ठीक है, मोलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ से भी क्या पता चलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू को हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो ये देखिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इन्होंने सीधे एक फार्मूला दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मोलिकन, ठीक है, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी के बेस्ड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताया। तो ये बोले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ, ठीक है, यहाँ लिखा गया अर्थमेटिक मीन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो वहां पे क्या था, ज्योमेट्रिकल मीन्स की बात किया था, फिर डिफरेंस निकाले थे, ठीक है, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताया। यहाँ पे क्या है ये बोल दिए कि क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारा, ठीक है, वो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अर्थमेटिकल मीन्स के बराबर होता है। तो ये एकदम सिंपल सा अर्थमेटिकल मीन्स का मतलब क्या हो गया, दोनों चीजों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, सिंपल। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला क्या बन गया, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2, ठीक। ये फॉर्मूला कब लिखेंगे, जब हम लोग वैल्यू क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी इसका भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला निकल गया एक। फिर दूसरी अगर बात करूं मैं,
अगर मैं किलो जूल पर मोल में लूँ, ठीक है, यूनिट को चेंज कर दूँ, जैसे उसमें अलग अलग यूनिट में डिफरेंस अलग अलग आ रहा था, तो अगर किलो जूल पर मोल में यहाँ पे लूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है ये तो रहेगा ही इनिशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2, साथ में कितना आ गया 96.48। तो कहने का मतलब है क्या, तो इसको क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें बदल दिया गया है, किलो कैलोरी पर मोल में। तो हमको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है, ठीक है, 96.48 किलो जूल पर मोल। तो ये हमें अगर पता होगा, ठीक, तो इसी से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो वो किस में चला जाएगा, किलो जूल पर मोल में। तो ये दोनों फार्मूले को याद रखेंगे। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू पूछेगा तो सीधे क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनिशियल एनर्जी को, ठीक। अगर किलो जूल पर मोल के केस में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 96.48 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। ये हमारा बन गया सेकेंड फार्मूला इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। तो अब देखिए है क्या कि थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या आया कि दोनों जो चीजें बताई गई थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केस में, वहां पे क्या था कि जो इसके पहले पॉलिंग वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पढ़े थे, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ डिफरेंस आ रहा था। वो डिफरेंस था 2.8 का। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि द मोलिक्यूलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अबाउट 2.8 टाइम ग्रेटर, यानी जो मोलिक्यूलर स्केल से या मोलिक्यूलर वैल्यू से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर रहा है, वो क्या है 2.8 टाइम ज्यादा आ रही है। किससे, वो आ रहा है किससे, पॉलिंग वैल्यू से, ठीक है। तो पॉलिंग वैल्यू से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं निकालूं, जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 4.0 है, ठीक। तो अगर मैं वही क्या करूं मोलिक्यूलर वाले से निकालूं तो क्या होगा, वो 2.8 टाइम ज्यादा आएगा उस वैल्यू से। तो इनका फार्मूला तो ये था, ठीक है, उनका फार्मूला क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बताए थे, वहीं से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट किया गया था वहां पे। तो अगर मैं उन दोनों के रिलेशन की बात करूं तो यहाँ पे देखिए है क्या, तो क्या आ गया हमारा, देखिए है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मोलिक्यूलर वाला आ रहा है, ठीक है, वो क्या है 2.8 टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके, ठीक है, पॉलिंग वाले से, ठीक। तो अगर मैं मोलिक्यूलर वाले में क्या करूं 2.8 से डिवाइड कर दूं तो पॉलिंग वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, निकल जाएगा और उसका हमें फार्मूला मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे फार्मूला नहीं बताया गया था, वहां पे क्या था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस केवल बता के वो छोड़ दिए थे। तो अगर मैं यहाँ पे पॉलिंग वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं और इस फार्मूले को अप्लाई करके निकालने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि ई मोलिक्यूलर इक्वल टू 2.8 इंटू पॉलिंग। तो ई मोलिक्यूलर, अब मैं पॉलिंग वाला निकालूं तो क्या करें, ई मोलिक्यूलर में 2.8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दे, इधर चला जाएगा ये डिवाइड में। तो यहाँ पे हमें फार्मूला पता ही है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं पॉलिंग वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये हो जाएगा, ठीक, 1/2.8 इंटू ई मोलिक्यूलर, तो वो हो जाएगा 2.8 इंटू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे दो चीजें बताया गया था इन्होंने, अनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा तो केवल 2.2 केवल 2 रखेंगे डिवाइड में। अगर हमें किलो जूल पर मोल में निकालना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू, अभी मैंने निकाला था वहां पे, क्या हो जाएगा 96.48। तो ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, पॉलिंग वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है, 2 इंटू 96.48 इंटू 2.8, क्योंकि इतना क्या है ये ज्यादा है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको पूरे देखिए सॉल्व करने के बाद हमारे पास सीधे क्या आता है 4540, ठीक है। तो ये क्या आ गया, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए फॉर्मूला बन गया, ठीक है, और मोलिक्यूलर वाले को तो हम देख ही रहे हैं। तो ये हमारे पास निकल के आया दोनों में रिलेशन, या बोल सकते हैं पॉलिंग वाले के लिए भी फॉर्मूला बन गया, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। फिर देखिए हमारे पास जो लास्ट है, ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, पॉलिंग वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है, ठीक है, जो कि ज्यादातर यूज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। और उसके बाद अब हमारे पास देखिए जो लास्ट आता है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, अल्रेड एंड राउस स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्होंने क्या किया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग क्या किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया था। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा एटम के अंदर, उतना ज्यादा क्या करेगा, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी उसकी ज्यादा होगी। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या था, दोनों से
कहीं ना कहीं अलग था। तो अल्रेड एंड राउच स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये कहाँ डिपेंड कर रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के। यहाँ पर दिया इट इज वाइडली अडॉप्टेड द एम्पिरिकल अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and they define the electronegativity of the attractive force between nucleus and electron. This force of electrostatic is given by, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एटम है और उसके पास न्यूक्लियस है और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इसके न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या अट्रैक्टिव फोर्स जितना अधिक होगा उस तो क्या होगा, उतने तेजी से क्या इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ठीक है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। जितना अधिक अट्रैक्टिव फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच का, उतना अधिक क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको पता है कि एटम का साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगल बगल ज़्यादा होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स घट जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एटम का साइज स्मॉल होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या की बात यहाँ पे कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे देखिए फार्मूला बन गया, ये हमें पता है, ठीक है। ये कुलाम्स वाला फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग क्या किया इन्होंने निकाला, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, F इक्वल टू जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंटू ई स्क्वायर बाई आर। तो देखिए यहाँ पे है क्या क्या चीज़ें, तो इनके लिए इन्होंने फार्मूला दिया, ठीक है, F के लिए फोर्स, ठीक। तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इन्होंने बोल दिया था क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज द अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए देखिए फॉर्मूला दिया है, F इक्वल टू में पता है, ठीक है, जेड इफेक्टिव इनटू, अब E क्या है हमारा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो ई स्क्वायर बाई आर। तो ये फार्मूला दिए थे, ठीक है। इन दोनों लोगों ने मिलकर यहाँ पे क्या था, फार्मूला दिया था। यानी ये हमारे पास क्या है, फोर्स का, अट्रैक्टिव फोर्स का फार्मूला है, जो कि जितना अधिक होगा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उस एटम की ज़्यादा होगी। तो जेड इफेक्टिव क्या दिखा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, ई हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और आर क्या दिखा रहा है, ठीक है, कोवैलेंट रेडियस को, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में ही तो इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करता है दूसरा एटम। जैसे मान लेते हैं हम लोग, एक एटम ये है और एक एटम ये है, ठीक है। तो कोवैलेंट रेडियस को दिखा रहा है आर, तो ये क्या है हमारा कोवैलेंट रेडियस है, ठीक है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो ये तीनों चीजें यहाँ फार्मूले में हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लास्ट में फॉर्मूला बना के दिया, तो वो तो क्या था, एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स का फॉर्मूला था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू 0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कब कैलकुलेट करेंगे, जब हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता हो और उसके बीच का, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पता हो, ठीक है, रेडियस मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या रेडियस नहीं है, ठीक है, कोवैलेंट रेडियस है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आर है यहाँ पे, ठीक है, देखिए आर क्या डिफाइन कर रहा है, कोवैलेंट रेडियस को डिफाइन कर रहा है। यानी जब एटम कोवैलेंट बॉन्डेड में है तो उस समय रेडियस क्या होगा, तो हमें पता है कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। ऐसे मान लीजिए दो एटम क्या है, उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और ये क्या कर रहे हैं, आपस में कोवैलेंट बॉन्डेड है। तो कोवैलेंट रेडियस का मतलब क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का हाफ, यानी ये वाले रेडियस की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, थी हमें ध्यान देके चलना है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन, ठीक है, एलिमेंट मेनली डिपेंड अपॉन द हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ वैलेंस स्टेट ऑफ एटॉमिक चार्ज। अब देखिए ये एक है क्या, तो अट्रैक्टिव फोर्स जो था हमारा, ये कहीं ना कहीं अब हाइब्रिडाइजेशन से भी रिलेटेड है। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, तो इन्होंने फिर बोला, ये तो फॉर्मूला दे दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर दिया है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट मेनली डिपेंड्स अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द वैलेंस स्टेट ऑफ एटॉमिक चार्जेस, ठीक है। तो अब ये चीज देखिए है क्या, तो इसको भी आइए समझ लेते हैं। तो अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं,
हाइब्रिडाइजेशन देखिए यहाँ पे क्या होता है, कई तरीके के हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। तो कुछ हाइब्रिडाइजेशन देखिए ऐसे हैं जिसमें क्या है, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दोनों इन्वॉल्व, इसे बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। एक होता है हमारा sp2 और एक है sp3। तो अगर मैं इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन में देखूं तो है क्या कि s और p का मतलब क्या होता है, s करेक्टर भी है, p करेक्टर भी है, दोनों है, लेकिन दोनों क्या है 50-50% है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यस करेक्टर कितना होता है 50%, इसमें एस करेक्टर है, और 50% क्या है पी करेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है। यहाँ पे क्या है 50% पी करेक्टर इन्वॉल्व है। sp2 का मतलब इसमें क्या है 3 ऑर्बिटल्स कंबाइंड है। जब 3 ऑर्बिटल को इक्वल में डिवाइड करेंगे तो 33, 33, 33.33 बोल सकते हैं, सबको मिलेगा। यानी यहाँ पे जो यस करेक्टर है वो कितना है 33% के अप्रॉक्स है। और लेकिन अगर मैं बात करूँ पी करेक्टर की तो पी क्या है 2 है, तो 33 टोटल जो दोनों पी है वो क्या होगा 66% हो जाएंगे। अगर मैं इस केस की बात करूँ तो यहाँ पे जो यस करेक्टर है वो हो गया, ठीक। अब 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एस और 3 पी ऑर्बिटल्स हैं, तो एस और 3 पी का मतलब 3 हमारे पी ऑर्बिटल है, एक एस है। तो एस का करेक्टर जो होता है वो कितना होता है केवल 25%, और बाकी मिल जाता है पी वाले को। तो पी करेक्टर यहाँ पे कितना हो गया 75%। अब हम तीनों केस के बात करें तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड कैसे है। तो अगर मैं देखूं कि यहाँ पे क्या है यस करेक्टर है 50%, यहाँ पे यस करेक्टर है 33%, यहाँ पे यस करेक्टर कितना है 25%। तो यस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि हमको पता है कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है, ठीक है। तो यस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी उतनी ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब अगर किसी एटम के अंदर sp वाले हाइब्रिडाइज्ड एटम है, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइज्ड एटम है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, ठीक है। sp2 वाला उससे थोड़ा सा कम होता है, sp3 वाला और कम होगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड यही है कि यस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अगर मैं बात करूं जैसे इन तीनों केस में, तो जैसे अगर यहाँ देखा जाए कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें कार्बन क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कहने का मतलब ये कार्बन क्या है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये उससे कम है, सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव ये है, क्योंकि यस करेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है बढ़ता है। तो हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में रिलेशन हमारे पास यही मिलता है। तो ये हमारे पास, ठीक है, ये पूरा 3 पॉस्टुलेट थे, यानी हम लोग बोल सकते हैं 3 अलग अलग लोगों ने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बताया और उसके फॉर्मूले को डिफाइन किया। तो ये हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से रिलेटेड वीडियो क्या होता है यहाँ पे समाप्त होता है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यूनिट को देखेंगे, यूनिट भी क्या होगा यहीं पे समाप्त हो गया। तो वीडियो को भी समाप्त करते हैं, धन्यवाद।